हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोलॉजी से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी। ये किसने दी थी, इस थ्योरी के अंदर क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो पहले के एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं। ये देखते हैं कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, एंड देन उसके बाद हम थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद वापस से इन क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। ये वो बुक है जिसके अंदर पहली बार ये थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी छपी थी। मैकॉथर एंड विल्सन ने ये बुक लिखी थी, उनका काम था इसके ऊपर। पूरी बात करेंगे अपन आज। सबसे पहले एक सवाल देखिए, इस तरीके का एक फिगर दिया हुआ है थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी के लिए, और आपको ये पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है वो ए बी सी एंड डी को डिनोट करता है। ए ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, बी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप लोगों को आंसर आता है तो आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर मेरे को टाइप करके बता सकते हैं। इन केस अगर नहीं आता है तो हम इस क्वेश्चन के ऊपर दोबारा बात करेंगे। हमारा दूसरा सवाल, इस दूसरे सवाल के अंदर भी हमें ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर दिस आइलैंड। एक आइलैंड के कैरेक्टर दे रखे हैं, उस पर इमिग्रेशन कैसे होता है, उस पर एक्सटिंक्शन कैसे होता है, वो समझा रखा है। एंड देन हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे करके उसमें से ट्रू एंड फॉल्स पूछा है। चलिए हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि मैकॉथर एंड विल्सन की जो थ्योरी है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग इनमें से क्या बात सही है। तो इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। यदि आपको आंसर आता है तो आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट टू दिस, इसमें पूछा है कि नॉट ए प्रिडिक्शन, तो प्रेडिक्शन कौन सी नहीं है इसके अंदर, वो डिस्कशन करेंगे हम जल्दी ही। आपको अगर आंसर आ रहा है तो आप बिल्कुल जवाब दे सकते हैं। इक्विलिब्रियम मॉडल ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी जो कि प्रपोज किया गया था मैकॉथर एंड विल्सन द्वारा, उनके अनुसार इसमें से क्या चीज़ सही है। तो चलिए इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप आंसर कर सकते हैं। दो आइलैंड्स हैं जो कि मेनलैंड से कुछ डिस्टेंस पे है। एक अराउंड 100 किलोमीटर है, दूसरा 180 किलोमीटर है। इन आइलैंड्स की साइज दे रखी है। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि साइज के बेसिस पे आइलैंड्स पे किस पे इमिग्रेशन ज़्यादा होगा, किस पे एक्सटिंक्शन ज़्यादा होगा। अगर आता है आपको आंसर तो आप बता सकते हैं। फाइनली एक और सवाल जो इसमें अच्छा आया हुआ है, आपको दो क्राइटेरिया दिए हुए हैं। एक तो है फॉरेस्ट का एरिया, एक आइलैंड का एरिया, और एक आपको दे रखी है मेनलैंड से डिस्टेंस। आपको यहाँ से दो ग्राफ सेलेक्ट करने हैं, इसके ऊपर भी हम जल्दी डिस्कशन करेंगे। चलिए तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस थ्योरी की। आज का हमारा टॉपिक है और हमारे टॉपिक का नाम है थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी। आइलैंड बायोजियोग्राफी की ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, हमें क्या बताती है, उससे पहले हमें इस थ्योरी का थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। बात कुछ ऐसी है। अच्छा, ये थ्योरी किसने दी थी वो तो हमें पता है, मैकॉथर एंड विल्सन ने। बाय ऑथर एंड विल्सन, इन्होंने ये थ्योरी दी थी। तो इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है, देखिए बात है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया में तीन आइलैंड्स हैं, चार आइलैंड्स हैं बेसिकली। एक आइलैंड है, इसका नाम है क्रैकटाउ। ये आइलैंड का नाम है क्रैकटाउ। इस आइलैंड के ऊपर 1883 को एक वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी। वॉल्केनिक एक्टिविटी, एक बहुत बड़ा सा ज्वालामुखी फटा था, और ज्वालामुखी के फटने से यहां पर इस आइलैंड से 2/3 लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई थी। 2/3 लाइफ यहां से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। इतनी ज्यादा लाइफ डिस्ट्रॉय हुई
तो अब इस आइलैंड के ऊपर स्पेस एंड रिसोर्सेज अवेलेबल हुए। एक आइलैंड था जिसके ऊपर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते थे, और उस आइलैंड के ऊपर अब कुछ जगह अवेलेबल है, अब उस आइलैंड के ऊपर रिसोर्सेज अवेलेबल है। इस क्रैकटाउ नाम के आइलैंड के सराउंडिंग में 3 और आइलैंड थे। इनमें से एक का नाम है रकाटा, इनमें से एक आइलैंड है, इसका नाम है पंजंग, और एक आइलैंड है, इसका नाम है सरटंग। ये 3 आइलैंड है। समय के साथ में क्या होता है कि इन आइलैंड से डिफरेंट स्पीसीज इस खाली पड़े हुए क्रैकटाउ आइलैंड के ऊपर आती है और उस क्रैकटाउ आइलैंड को रिकॉलोनाइज करना चालू कर देती है। तो देखेंगे किस तरीके से ये थ्योरी आगे प्रोसीड होती है। 1929 आते आते इस क्रैकटाउ आइलैंड के ऊपर वापस से रिकॉलोनाइजेशन हुआ था। ये हो गया ऑलमोस्ट 40 ईयर्स। 40 ईयर्स में जो चेंजेस आए इस क्रैकटाउ आइलैंड के ऊपर, उन चेंजेस के ऊपर बेस्ड ये हमारी थ्योरी है, गिवन बाय ऑथर एंड विल्सन। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस थ्योरी का। हमारी ये थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी सिंपली एक बात बोल रही है कि किसी भी आइलैंड के ऊपर कितनी स्पीसीज होंगी, स्पीसीज की डेथ कितनी होगी, ये सारी चीजें कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे ये क्रैकटाउ आइलैंड है, लेट्स सपोज कि जैसे हमारा एक गांव है छोटा सा, उस गांव में टोटल कितनी डिफरेंट स्पीसीज रह सकती है, प्लांट्स, एनिमल्स, सबकी मिला करके। ऐसी कुछ बातें हैं इस थ्योरी के अंदर। ये थ्योरी कहती है कि नंबर ऑफ स्पीसीज on a given island represents dynamic equilibrium। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब रेट ऑफ इमिग्रेशन इक्वल हो जाए रेट ऑफ एक्सटिंक्शन के, इस कंडीशन को कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इमिग्रेशन का मतलब होता है आना, उस आइलैंड के ऊपर स्पीसीज आ रही हैं, उसे कहते हैं इमिग्रेशन। यहां एक्सटिंक्शन का मतलब है कि उस पर्टिकुलर आइलैंड से वो स्पीसीज चली जाए, स्पीसीज के सारे मेंबर्स की डेथ हो जाए, उसे हम कहते हैं एक्सटिंक्शन। वैसे एवोल्यूशन वाला एक्सटिंक्शन नहीं है। अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन, एक्सटिंक्शन का मतलब होता है नेचर से पूरी स्पीसीज खत्म हो गई, जैसे डायनासोर हो गए, बट वो वाला एक्सटिंक्शन नहीं है। यहाँ एक्सटिंक्शन का मतलब है कि उस पर्टिकुलर आइलैंड से सारे की सारे मेंबर्स हैं वो खत्म हो जाए, उन्हें कहते हैं एक्सटिंक्शन। तो चलिए बात कर लेते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो ये थ्योरी कहती है कि भाई कितने स्पीसीज का नंबर होगा, वो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। 100 स्पीसीज कहीं रह सकती है, तो यदि 10 नई स्पीसीज आना चाहती हैं तो वहां से 10 पुरानी स्पीसीज एक्सटिंक्ट होनी चाहिए। 100 की जगह है, अगर 10 लोग आना चाहते हैं तो पहले जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से 10 लोगों को जाना पड़ेगा। दैट इज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, the number of species, basically according to the theory, number of species on the island depends upon
2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना नंबर ऑफ स्पीसीज होगा। चलिए बात करें कैसे। पहला फैक्टर है रेट ऑफ इमिग्रेशन। इमिग्रेशन, रेट ऑफ इमिग्रेशन का मतलब होता है कि कितने मेंबर्स आ रहे हैं, आने की रेट क्या है। दूसरा होता है रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। चलिए अब हम बात करते हैं इन दोनों फैक्टर्स के बारे में सेपरेटली। रेट ऑफ इमिग्रेशन, पहले हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहला है हमारा पॉइंट रेट ऑफ इमिग्रेशन। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। इस थ्योरी के अंदर 2 टाइप के आइलैंड्स होंगे। एक आइलैंड के लिए वर्ड यूज होगा मेनलैंड। एक आइलैंड है, उसका नाम होगा मेनलैंड। मेनलैंड का मतलब होता है सोर्स आइलैंड। सोर्स आइलैंड यानी जहां से स्पीसीज आएगी उसे मेनलैंड कहेंगे। मेनलैंड का मतलब हो गया सोर्स आइलैंड। और दूसरा एक नॉर्मली लिखा जाएगा आइलैंड, यानी जहां पर स्पीसीज जाएगी वो होगा आइलैंड। तो मेनलैंड का मतलब क्या है, जहां से स्पीसीज आ रही है दैट इज नोन एज मेनलैंड, और जहां पर स्पीसीज जा रही है दैट इज नोन एज आइलैंड। तो दोनों के अंदर हमको डिस्कशन करता है। अब देखते हैं हम पहले रेट ऑफ इमिग्रेशन। ठीक है, अभी चलिए हम आपको कुछ सिंपल चीजें हैं वो बात करते हैं अपन। रेट ऑफ इमिग्रेशन कैसे अफेक्ट होगी, क्या होगा यहां पे देखना। हम एक इमेजिन करते हैं कि एक मेनलैंड है। मेनलैंड, ठीक है। इस मेनलैंड से एक आइलैंड है, वो 100 किलोमीटर है। सपोज ये ए आइलैंड है, वो 100 किलोमीटर है। और एक दूसरा आइलैंड है जो कि 150 किलोमीटर है। 150 किलोमीटर। सो बेसिकली एक बार हम ये माने कि जो दोनों आइलैंड है ए एंड बी, इन दोनों आइलैंड्स की जो साइज है वो सेम है। हम एक बार ओनली डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड फोकस कर रहे हैं कि डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है। मेनलैंड से 2 आइलैंड अलग अलग डिस्टेंस पे है। सो द क्वेश्चन इज दैट कि कौन से वाले आइलैंड पर इमिग्रेशन ज्यादा होगा, कौन सा आइलैंड है जिसपे नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा होगी। ऑब्वियसली आइलैंड ए। इस आइलैंड के ऊपर इमिग्रेशन है वो हाई होगा एज कंपेयर टू द बी आइलैंड, राइट। तो हम यहां पर एक परसेप्शन बनाएंगे कि भाई जो इमिग्रेशन की रेट है IR, इमिग्रेशन रेट, ये डिपेंड करती है डिस्टेंस पे। डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, है कि नहीं। सिंपल सी बात। बड़ा आइलैंड, सॉरी दूर आइलैंड होगा तो लेस इमिग्रेशन होगा, और पास में आइलैंड होगा तो ज्यादा इमिग्रेशन होगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ आवर थ्योरी। अब अपन क्राइटेरिया चेंज करते हैं। हम दोनों की डिस्टेंस है वो सेम रखते हैं। लेट से ये मेनलैंड है, और इस मेनलैंड से दोनों 100 किलोमीटर है। सपोज आइलैंड ए जो 100 किलोमीटर है ये बड़े साइज का है। सपोज एक बार आइलैंड बी जो खुद भी 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे है बट ये छोटे साइज का है, ए बी। अब ये माना जाता है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी कि जो लार्ज आइलैंड होगा उस लार्ज आइलैंड पे कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। लार्ज आइलैंड हैज मोर कैरिंग कैपेसिटी, ये ज्यादा स्पीसीज को रख सकता है,
उनके लिए ज़्यादा फूड मटेरियल जुटा सकता है, तो इसकी कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। और ये जो स्मॉल आइलैंड है इसकी होगी लेस कैरिंग कैपेसिटी, लेस कैरिंग कैपेसिटी। तो हम यहां पर एक और परसेप्शन बना लेंगे कि इन इमिग्रेशन रेट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ आइलैंड। साइज ऑफ आइलैंड के ऊपर भी डिपेंड करती है इमिग्रेशन की रेट। चलिए अब अपन ने दो बातें, दो पहलू के ऊपर विचार किया कि एक तो डिस्टेंस कम ज्यादा है, दूसरा हमने बात करी कि भाई साइज आइलैंड की कम ज्यादा है। अब हम एक तीसरा क्राइटेरिया देखते हैं। डिस्टेंस सेम रखते हैं, साइज सेम रखते हैं, पर अपन एक चीज समझते हैं। लेट सपोज ये है हमारा मेनलैंड, यहां से स्पीसीज आएगी, ठीक है। इस स्पीसीज सॉरी ये जो मेनलैंड है, इस मेनलैंड से एक आइलैंड है, आइलैंड ए, और ये आइलैंड ए है वो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, और इस आइलैंड का नाम है आइलैंड ए, 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, ठीक है। सपोज करो कि मेनलैंड से दूसरी तरफ सेम डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर डिस्टेंस, दूसरा आइलैंड है जो कि सेम साइज का है, इसको हम कहेंगे बी आइलैंड। ये ऐसे है। अब तो साइज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो नाउ एक तीसरी चीज इंट्रोड्यूस करते हैं। द थर्ड थिंग इज दैट कि मेनलैंड एंड आइलैंड बी के बीच में कोई फिजिकल बैरियर है। फिजिकल बैरियर यानी ये हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ हो, इट कुड बी ए माउंटेन, हो सकता है एक बड़ा सा पहाड़ है ये, और इस पहाड़ को पार करके जाना इज ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल, ठीक है। दूसरी चीज, हो सकता है कि ये बहुत घना जंगल हो, एक स्पीसीज इसको पार करके जाएगी तो जंगल के अंदर रास्ते में कोई शेर है वो उसका शिकार कर लेगा, कोई प्रीडेटर बैठा है। हो सकता है कि ये कोई डेजर्ट हो सकता है ये कोई लार्ज रिवर हो जिसको पार करना थोड़ा सा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन टाइप का हो। ऐसे करके कुछ तो यहाँ पे दिक्कत है। जबकि जो ए आइलैंड है उस ए आइलैंड पर जाने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत कैसे नहीं है कि यहाँ पे जाने का सीधा सीधा रास्ता है, रास्ते को बोलेंगे कॉरिडोर। कॉरिडोर यदि है यानी जाने का रास्ता है तो स्पीसीज उस तरफ ज्यादा जाएगी, और जाने का रास्ता नहीं है तो स्पीसीज कम जाएगी। यहां से एक और परसेप्शन बनेगा हमारा कि इमिग्रेशन रेट also depends on presence or absence of corridors, presence or absence of corridors। कॉरिडोर्स की प्रेजेंस या एब्सेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है इमिग्रेशन की रेट। तो ये चीज और समझ में आई आपको। अब हमारे पास में 3 क्राइटेरिया है, हम तीनों क्राइटेरिया को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले इमिग्रेशन की रेट कहां होगी? हाई रेट ऑफ इमिग्रेशन। कहां पर होगी हाई रेट ऑफ इमिग्रेशन? पहले जब आइलैंड है वो मेनलैंड से पास में हो, डिस्टेंस इज लेस, थोड़ी डिस्टेंस पे है। दूसरा, यदि आइलैंड की साइज है वो ज्यादा हो, लार्ज आइलैंड, और आपको क्या याद रखना है कि लार्ज आइलैंड का मतलब होगा ज्यादा कैरिंग कैपेसिटी। इफ द आइलैंड इज large, the carrying capacity of the island would be high, so high carrying capacity है
एंड तीसरा प्रेजेंस ऑफ कॉरिडोर्स। कॉरिडोर्स यदि प्रेजेंट है तो वहां पर इमिग्रेशन ज़्यादा होगा। तो ये तीन ऐसे हमारे सामने क्राइटेरिया है जिनके ऊपर स्पीसीज का इमिग्रेशन डिपेंड करेगा। अब एक छोटी सी बात और हम करते हैं। मान लीजिए कि सब कुछ सही है, ये एक मेनलैंड है, मेनलैंड, और इस मेनलैंड के ऊपर अब थोड़ी प्रॉब्लम होने लग गई है स्पीसीज को कि यहाँ कंपटीशन बढ़ रहा है, यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो compete नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए फूड कम हो गया है, ऐसे करके कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब इन सारी प्रॉब्लम्स से बचने के लिए यहाँ के ऑर्गेनिजम्स ने सोचा कि चलो क्यों ना पास में एक बड़ा सा आइलैंड है जिस पे जाने के रास्ते भी प्रेजेंट है, कॉरिडोर्स भी प्रेजेंट है, वहां जाया जाए। तो यहां से ऑर्गेनिज्म जा रहे हैं इस आइलैंड के ऊपर। अभी अपन दो चीजें कंसीडर करते हैं। फर्स्ट, यहां पर जब हम स्टार्टिंग टाइम की बात करेंगे, स्टार्टिंग टाइम जब शुरुआत में ये आइलैंड खाली था, स्टार्टिंग टाइम के अंदर द आइलैंड वॉज एम्प्टी। आइलैंड या तो एम्प्टी था और लेस स्पीसीज प्रेजेंट, लेस स्पीसीज प्रेजेंट, क्योंकि शुरुआत के अंदर वो जगह का किसी को हो सकता है पता नहीं हो सकता है वहां पर कोई गया नहीं हो। तो जब पहली बार उस आइलैंड के ऊपर पता चलेगा कि वहां तो हमारे यहाँ से ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज है, वहां पर तो हमसे ज़्यादा बेटर चीज़ें हैं, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां जाना चाहेगा। और जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां जाना चाहेगा तो इमिग्रेशन रेट क्या होगी? हाई होगी। चीज समझ में आई आपको? इमिग्रेशन रेट वुड बी हाई। और जब बाद का टाइम आएगा, स्टार्टिंग टाइम में तो इमिग्रेशन रेट हाई होगी, लेटर ऑन जब आइलैंड ऑक्यूपाई होगा, आइलैंड बिकम्स ऑक्यूपाइड, आइलैंड बिकम्स ऑक्यूपाइड, तो जब आइलैंड ऑक्यूपाइड होना चालू हो जाएगा, वहां पर भीड़ बढ़ जाएगी, वहां पर पहले से स्पीसीज है वो बढ़ जाएगी, तो आइलैंड जो है वो वापस से उस पे इमिग्रेशन जो है वो वापस से स्लो डाउन हो जाएगा। यही तो होता आया है नेचर में। तो ये तो हो गई बात हमारे पास में इमिग्रेशन को लेकर के। अब हम बात करते हैं एक्सटिंक्शन को लेकर। हमारे पास में जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, रेट ऑफ एक्सटिंक्शन आखिर कैसे होगा, क्या होने वाला है यहां पे, चलिए सारी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक आइलैंड है ए आइलैंड, इस आइलैंड की साइज जो है वो बड़ी है, लार्ज आइलैंड है। और एक मान लीजिए दूसरा आइलैंड है, वो है छोटा आइलैंड, स्मॉल आइलैंड। अभी मैं मेनलैंड की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं बात आइलैंड की। लार्ज आइलैंड है, आप इस पे गए और आपने देखा कि यहां लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ कैसे होती है, तो आपको पता चला कि लार्ज आइलैंड के ऊपर तो रहने की जगह भी काफी है, यहाँ पर फूड मटेरियल भी ठीक ठाक अवेलेबल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म थोड़ा compete भी कर पाते हैं, तो यहाँ तो पता चला कि आपको कि डेथ कम है, यहाँ पर डेथ है वो कम है। आप गए बी आइलैंड पे, बी आइलैंड पे जाके आपने ये देखा कि भाई यहाँ पर तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर तो खाने पीने की चीज़ें ही नहीं है, यहाँ पर तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को मारने काटने में लगे हुए हैं। तो आपको समझ में आया कि नहीं,
यहां तो डेथ ज्यादा है, डेथ ज्यादा है। इसका मतलब हमारा पहला परसेप्शन ये बन गया कि एक्सटिंक्शन रेट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ आइलैंड। ठीक है, यहां मेनलैंड की बात नहीं कर रहा मैं। एक्सटिंक्शन हाई जो रेट होगी वो डिपेंड करेगी कि यहां पर आइलैंड की साइज क्या है, पहला क्राइटेरिया। लेट्स सपोज कि एक आइलैंड है ए, इस आइलैंड की साइज ये है, और एक आइलैंड है बी, उसकी भी साइज सेम है, सेम 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 साइज। ठीक है, अब यहां पर हमें दोनों आइलैंड्स पर सेम साइज है, तो अब एक्सटिंक्शन की रेट कैसे पता करें? लेट्स सपोज कि ए आइलैंड के पास में एक मेनलैंड है, मेनलैंड, और मेनलैंड पास में होने का एक फायदा क्या होगा, जब ए आइलैंड के ऊपर कंपटीशन बढ़ेगा तो कुछ मेंबर्स आइलैंड को छोड़कर के वापस मेनलैंड पे चले जाएंगे। यानी आप किसी जगह पर गए और वहां जाकर के देखा कि यहां तो बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाका लगा हुआ है, तो आपका मन नहीं लगा, आपका कोई फ्रेंड का घर पास में है, आप वहां चले गए कि यार वहां भीड़ ज्यादा थी, सो यहां पर बैठ के रेस्ट करेंगे। लेकिन बी आइलैंड से थोड़ा दूर है, इसलिए बी से वापस मेनलैंड में जाने में टाइम लगेगा और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ना चाहते हुए भी वहीं रहना पड़ेगा। सो हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक्सटिंक्शन रेट है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम मेनलैंड। मेनलैंड के ऊपर डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा भाई। चलिए ठीक है, ये भी हमको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं एक तीसरे क्राइटेरिया की, कॉरिडोर वाले की। एक आइलैंड है ए आइलैंड, सेम साइज का है। एक आइलैंड है बी आइलैंड, सेम साइज का है। इन दोनों आइलैंड से मेनलैंड सेम डिस्टेंस पे है। लेट्स सपोज कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, मान लेना सेम है। बट दिक्कत क्या है कि बी आइलैंड और मेनलैंड के बीच में कोई तो बैरियर है, जो हमने पीछे बात करी थी वैसा कुछ तो बैरियर है। इट सिंपली मीन्स कि बी से वापस जाना पॉसिबल नहीं है। यहां पर कॉरिडोर की प्रेजेंस है, कॉरिडोर प्रेजेंट। अब कॉरिडोर प्रेजेंट है तो मेनलैंड पर आसानी से चले जाएंगे, और कॉरिडोर एब्सेंट है तो मेनलैंड पे जाने में थोड़ा जोर आएगा। सो दैट इज हाउ द थ्योरी वर्क्स। हम यहां पर एक और परसेप्शन क्या बनाने वाले हैं अभी, कि जो एक्सटिंक्शन रेट है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कॉरिडोर, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कॉरिडोर्स। ठीक है, ये हो गया अपने पास में इस थ्योरी के बारे में। अभी और बातें हैं। एक्सटिंक्शन रेट की यदि हम बात करें तो कुछ चीजें समझते हैं। अगर हम स्टार्टिंग टाइम की बात करें, स्टार्टिंग टाइम, तो स्टार्टिंग टाइम के अंदर क्या होगा, जैसे ये आइलैंड है, आइलैंड पर स्पीसीज ए प्रेजेंट है, स्पीसीज बी प्रेजेंट है, स्पीसीज सी प्रेजेंट है, 3 स्पीसीज है। स्टार्टिंग टाइम में यहां पर नंबर ऑफ स्पीसीज लेस होगा, नंबर ऑफ स्पीसीज कम है स्टार्टिंग में। अच्छा, और इनके अलावा इन स्पीसीज की पॉपुलेशन साइज बड़ी है। स्पीसीज ए के 1000 प्लांट्स है, स्पीसीज सी है उसके 900 प्लांट्स है,
स्पीसीज बी के लेट सपोज 800 मेंबर्स हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज है लेस एंड पॉपुलेशन साइज ये लार्ज है। स्पीसीज का नंबर तो कम है लेकिन पॉपुलेशन की साइज बहुत ज्यादा है। 1000 मेंबर्स की एक साथ डेथ नहीं होगी, 1000 मेंबर्स को मरने में टाइम लगेगा और 1000 मेंबर्स का एक्सटिंक्शन इतना इजी नहीं है। इसलिए स्टार्टिंग के अंदर ड्यू टू द लेस नंबर ऑफ स्पीसीज एंड लार्ज पॉपुलेशन साइज एक्सटिंक्शन कैसा होगा? लेस। एक्सटिंक्शन होगा स्लो। इसका उल्टा करो, इसका उल्टा क्या होगा कि जब लेटर ऑन बात करेंगे अपन, लेटर ऑन, तो लेटर ऑन में नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ेगी, नंबर ऑफ स्पीसीज बहुत ज्यादा हो गई, भीड़ भड़ाका लगा हुआ है। फिर सबकी पॉपुलेशन साइज स्मॉल हो गई, स्मॉल पॉपुलेशन साइज, क्योंकि इतने सारे मेंबर्स तो आ नहीं पाएंगे ना हर स्पीसीज के, स्मॉल पॉपुलेशन साइज। तो इन दोनों क्राइटेरिया की वजह से एक्सटिंक्शन जो रेट होगी वो बढ़ जाएगी, यही होने वाला होता है। ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो एक्सटिंक्शन रेट कब कम होगी? एक्सटिंक्शन रेट इज लेस। पहला, एक्सटिंक्शन रेट तब लेस होगी जब आइलैंड साइज लार्ज होगी, लार्ज आइलैंड होगा। दूसरा, रेट कब कम होगी? जब मेनलैंड पास में होगा, मेनलैंड नियर। एक्सटिंक्शन कब लेस होगा? जब कॉरिडोर प्रेजेंट होगा, ताकि यदि भागने की जरूरत पड़े तो कम से कम भागा तो जा सके। इस तरीके के करेक्टर्स यदि हैं तो एक्सटिंक्शन रेट कम होगी। अब इसके बाद कुछ जनरल सी बातें हैं कि जैसे जैसे नंबर स्पीसीज का बढ़ता है, एज स्पीसीज नंबर इंक्रीज, तो स्पीसीज नंबर इंक्रीज होने का मतलब क्या है? इमिग्रेशन है वो कम होता है और एक्सटिंक्शन है वो बढ़ता है। नंबर स्पीसीज का बढ़ेगा, इसका मतलब भीड़ बढ़ेगी, और भीड़ यदि बढ़ेगी तो उस जगह कोई जाना पसंद नहीं करेगा। एंड सेकेंड थिंग कि वहां पर अब डेथ ज्यादा होनी चालू हो जाएगी। तो ये अपने को एक चीज याद रखनी है। देन नेक्स्ट बात करते हैं, किसी भी आइलैंड के ऊपर स्टार्टिंग में जो स्पीसीज आती है वो होती है आर सिलेक्शन टाइप, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर आर सिलेक्शन टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वही जा पाते हैं किसी बेकार जगह पर, रूड जगह के ऊपर, आर सिलेक्शन स्पीसीज टाइप। और जब बाद में लेटर स्पीसीज होगी वो के सिलेक्शन टाइप की होगी, जो सैचुरेटेड एनवायरनमेंट के अंदर जाना पसंद करेगी। ये सारी बातें हमने करी हुई है, आप इकोलॉजी के लेक्चर्स वापस से देखें, आपको समझ में आएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास में दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, उसे कहते हैं, एक का नाम है स्पीसीज एरिया हाइपोथेसिस। स्पीसीज एरिया हाइपोथेसिस। स्पीसीज एरिया हाइपोथेसिस क्या कहती है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा, नंबर ऑफ स्पीसीज एक बार बढ़ेगा, लेकिन जब एरिया बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो नंबर ऑफ स्पीसीज फिर नहीं बढ़ेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का एक कर्व आता है। दिस कर्व इज नोन एज स्पीसीज एरिया हाइपोथेसिस। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है।
समटाइम्स हम जब नंबर ऑफ स्पीसीज का लॉग वैल्यू ले लेते हैं, लॉग ऑफ स्पीसीज नंबर, तो ये एरिया कर्व स्ट्रेट आ जाता है। अब मैं आपको इसको सिंपल सा एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपने अपने गांव से शुरुआत करी, अपने जगह से शुरुआत करी, आप स्पीसीज सर्च कर रहे हैं। आपको आपके गांव में मान लीजिए लेट सपोज 200 डिफरेंट टाइप के स्पीसीज मिले। आप अपने गांव से बाहर आए, आपको 500-700 स्पीसीज मिले। आप अपने स्टेट के बाहर आए, आप अपनी कंट्री के बाहर आए। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब मान लो आपने पूरी स्पीसीज रिकॉर्ड कर ली, अभी भी आप एरिया बढ़ा रहे हैं। अब आप चाहे पूरी पृथ्वी को स्कैन कर लीजिए, आपको नई स्पीसीज नहीं मिलेगी। तो कांस्टेंट हो गया ना नंबर। भले ही एरिया आप कितना भी बढ़ा लीजिए, आप अर्थ के बाहर चले जाइए, आपको नई स्पीसीज नहीं मिलेगी। तो स्पीसीज का नंबर एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाता है। ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर भी लागू होता है। जैसे मान लो आप डिसाइड कर लो कि आप अपने गांव के बाहर नहीं जाएंगे, आप अपने गांव में लिमिटेड एरिया है वहीं पर देखेंगे, तो आपको थोड़े समय में सारी स्पीसीज मिल जाएगी। वापस आप एरिया बढ़ाओगे तो स्पीसीज रिपीट होना चालू हो जाती है, नई स्पीसीज नहीं मिलती है। दैट इज नोन एज स्पीसीज एरिया हाइपोथेसिस। दूसरी बात करते हैं। दूसरा है स्पीसीज एरिया, सॉरी स्पीसीज डिस्टेंस हाइपोथेसिस। स्पीसीज डिस्टेंस हाइपोथेसिस क्या कहती है? स्पीसीज डिस्टेंस हाइपोथेसिस कहती है कि जैसे जैसे मेनलैंड से डिस्टेंस बढ़ती है, डिस्टेंस फ्रॉम मेनलैंड, तो नंबर ऑफ स्पीसीज ऐसे घट जाता है। डिस्टेंस बढ़ेगी, नंबर घटेगा। दैट इज नोन एज स्पीसीज डिस्टेंस हाइपोथेसिस। होपफुली आपको ये दोनों चीजें समझ में आई। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्रेस्टन। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, S इक्वल्स टू सी ए की पावर जेड। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। यहां पे S का मतलब है नंबर ऑफ स्पीसीज, यहां पर C का मतलब होता है कांस्टेंट फॉर नंबर ऑफ स्पीसीज, कांस्टेंट फॉर नंबर ऑफ स्पीसीज। यहां पर A का मतलब है सिंपल एरिया, दैट इज एरिया, और Z जो है वो होता है ग्राफ का स्लोप, स्लोप दैट मेजर्स द कांस्टेंट दैट मेजर्स द स्लोप, ये होता है Z। तो जो ये अभी ये कर्व था ना, इस कर्व के अंदर ये आएगा Z, स्लोप जो है, दैट स्लोप इज नोन एज Z। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप जरूर याद रखें, कई बार गेट एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाता है। फिर आगे बात करते हैं। एक छोटी सी चीज और समझनी है कि जैसे मान लीजिए एक आइलैंड है, लेट सपोज आप बात कर रहे हैं 1920 की, या मान लीजिए कि आपने 1923 की बात करी। 1923 में इस आइलैंड में A, B, C, D, E, F, G ये स्पीसीज थी। एक बार सपोज करिए ये यहाँ पर जो दे रखी है 7 स्पीसीज ये थी। अब हुआ क्या कि 2023 आ गया और 2023 के बाद पता चला कि यहाँ स्पीसीज A तो है लेकिन B नहीं है। B की जगह Z स्पीसीज है, C की जगह कोई X स्पीसीज आ गई, D की जगह कोई Y स्पीसीज आ गई, E की जगह E है, अभी भी है, F भी यही है, G भी यही है, लेट सपोज। तो यहां हम क्या बोल सकते हैं? एक सिंपल सी बात, हम बोलेंगे कि यहां टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज वो 7, यहां पर भी नंबर ऑफ स्पीसीज इज 7, बट
यहां स्पीसीज है ए बी सी डी ई एफ जी, यहां स्पीसीज है ए जेड एक्स वाई ई एफ जी. सो द कंपोजिशन चेंज, composition of species change. स्पीसीज की कंपोजिशन देख लो, चेंज हो चुकी है. नंबर ऑफ स्पीसीज मे रिमेन द सेम बट द कंपोजिशन ऑफ स्पीसीज चेंज ओवर टाइम. ठीक है, अब और चीज समझते हैं. लेट सपोज कि जो ए स्पीसीज यहां पे, सॉरी जो बी स्पीसीज है, बी स्पीसीज की जगह जेड स्पीसीज आ गई, सी की जगह एक्स आ गई, डी की जगह लेट से वाई आ गई, वाई स्पीसीज आ गई. यानी बी को हटा के जेड ने जगह ले ली, सी को हटा के एक्स ने जगह ले ली और डी को हटा करके वाई ने जगह ले ली. क्या लगता है कि बी स्पीसीज आसानी से हार गई होगी क्या? कि जेड स्पीसीज आई और बी स्पीसीज ने गिव अप कर दिया कि हमसे ना हो पाएगा, हमारी जगह आप रह लो. लगता है कुछ ऐसा हुआ होगा? नहीं. बी ने अच्छे से कंपटीशन किया होगा, बी ने हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन किया होगा, बी ने पूरी कोशिश करी होगी कि मैं यहां से एक्सटिंक्ट नहीं होंगी. बट नो डाउट जेड स्पीसीज बेटर कॉम्पिटिटर निकली, उसने स्लोली टाइम के साथ बी को एलिमिनेट कर दिया. यहां पर एक चीज समझनी है कि जो टर्नओवर होता है, टर्नओवर ऑफ स्पीसीज, टर्नओवर का मतलब होता है बदलने का, जो एक यूनिट टाइम में स्पीसीज चेंज होने की रेट है, उसको बोलते हैं टर्नओवर. तो जो टर्नओवर ऑफ स्पीसीज है वो सबकी सेम नहीं होती. कोई स्पीसीज जल्दी से निकल जाती है, कोई बहुत टाइम लेती है. एक लाइन लिखिए आप, द टर्नओवर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज सॉरी, द टर्नओवर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज आर डिफरेंट एंड ए वेरी स्लो प्रोसेस, आर डिफरेंट एंड वेरी स्लो प्रोसेस. ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास में थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी के बारे में. अभी अपन इसके ग्राफ समझते हैं. क्या ग्राफ है, क्या समझना है, बात करते हैं. आपको एक ग्राफ देंगे, ये है एक ग्राफ. इस ग्राफ में एक तरफ है नंबर ऑफ स्पीसीज, लेट्स से कि 0 स्पीसीज है, 10 स्पीसीज है, 20 स्पीसीज है, 30 स्पीसीज है, 40 स्पीसीज है, 50 स्पीसीज है, 60 स्पीसीज है. एक तरफ आपको बोलेंगे इमिग्रेशन रेट. ठीक है, आपसे दो ग्राफ ऐसे दिखाए जाएंगे, ऐसे, और आपसे पूछा जाएगा बताइए इसमें से कौन सा आइलैंड बड़ा है, कौन सा आइलैंड छोटा है. ये दो ग्राफ है. आप खुद देखिए कि स्टार्टिंग के अंदर जब 0 स्पीसीज है तो दोनों आइलैंड पे रेट ऑफ इमिग्रेशन हाई है. जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पीसीज आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीसीज की नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ रहा है, तो इमिग्रेशन रेट कम हो रही है. ये दो ग्राफ है. आपको ये पता लगाना है कि इन दोनों ग्राफ में से, दो अलग अलग आइलैंड में से कौन सा आइलैंड बड़ा है, कौन सा छोटा है. उसके लिए बहुत सिंपल है. एक काम करिए, आपके पास में दो एक्सिस है, एक्स एंड वाई. आप एक एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट डिसाइड करिए. लेट से कि मैं यहां पर डिसाइड करता हूं 30 स्पीसीज. 30 स्पीसीज वाले पॉइंट को दोनों ग्राफ से ऐसे मिला दीजिए. जहां पर ये स्पीसीज का ग्राफ कट कर रहा है उसे वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इमिग्रेशन से मिला दीजिए. अब आपको पता चलेगा कि दोनों में से एक आइलैंड ऐसा है, ए बी आइलैंड, ये नीचे वाला, उसमें एक्सटिंक्शन की रेट कम है, और ऊपर वाला जो आइलैंड है इस पे एक्सटिंक्शन की रेट ज्यादा है, सॉरी इमिग्रेशन की रेट ज्यादा है. बी आइलैंड के ऊपर इमिग्रेशन की रेट कम है, ए आइलैंड के ऊपर इमिग्रेशन की रेट ज्यादा है.
सेम नंबर ऑफ स्पीसीज पे जहां ज्यादा इमिग्रेशन है वो डेफिनेटली लार्ज है और जहां कम है वो डेफिनेटली स्मॉल है। इसी ग्राफ को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। ये दो आइलैंड्स के ऊपर इमिग्रेशन की रेट का ग्राफ है और आपने क्या किया, इस बार वाई एक्सिस पे एक पॉइंट डिसाइड किया। इस पॉइंट को आप मैच कर दीजिए ए एंड बी से। ये ए है, ये बी है। अब इन दोनों ग्राफ को नीचे की तरफ लेके आइए। यहां लेट सपोज 20 स्पीसीज है, यहां 30 स्पीसीज है। रेट ऑफ इमिग्रेशन है वो कांस्टेंट है, एक्स है मान लो। तो सेम रेट ऑफ इमिग्रेशन के ऊपर बी आइलैंड के ऊपर ओनली 20 स्पीसीज है, जबकि ए आइलैंड के ऊपर 30 स्पीसीज है, ज्यादा स्पीसीज है। हैंस प्रूव्ड कि ए जो है वो लार्ज है, बी है वो स्मॉल है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद में एक्सटिंक्शन रेट की बात करते हैं। दो ग्राफ है हमारे पास में, एक है यहां पर नंबर ऑफ स्पीसीज एक्सिस के ऊपर और यहां पर है एक्सटिंक्शन रेट। एक्सटिंक्शन होने की रेट क्या है वो यहां पे दे रखी है। ठीक, अभी हमको ये पता है कि जब स्टार्टिंग के अंदर कोई स्पीसीज नहीं होगी तो एक्सटिंक्शन भी 0 होगा। खाली एरिया में डेथ किसकी होगी, किसी की नहीं। जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ेगी एक्सटिंक्शन बढ़ेगा। तो हमें दो ग्राफ दे दिए गए ऐसे, एक मान लीजिए ए ग्राफ है, एक मान लीजिए बी ग्राफ है। आपको क्या करना है, आपको एक पॉइंट सेलेक्ट करना है, या तो एक्स पे या वाई पे। मैं पहले एक्स पे कर लेता हूं, नंबर ऑफ स्पीसीज। लेट सपोज कि ये 50 स्पीसीज है। इस 50 स्पीसीज को कट करिए दोनों ग्राफ पे और इन दोनों ग्राफ को साइड में ले जाके मैच करिए ऐसे। अब आप देखिए कि कौन से वाले ग्राफ पर एक्सटिंक्शन कम है, डेथ कम है, और कौन से ग्राफ पर एक्सटिंक्शन ज्यादा है, डेथ ज्यादा है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि बी के ऊपर डेथ कम है। डेथ कम क्यों है, क्योंकि वो आइलैंड लार्ज है, इसलिए वहां कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो इसलिए वहां डेथ कम है। और ए के ऊपर डेथ ज्यादा है, एक्सटिंक्शन रेट ज्यादा है, क्योंकि वो स्मॉल है, वहां स्ट्रगल ज्यादा है। चीज समझ में आई आपको। तो ये हुआ हमारे पास में एक समझने का तरीका। अब दूसरा तरीका समझिए। यहां पर हमें दो ग्राफ दिए गए हैं, आपको क्या करना है, वाई एक्सिस पे एक रेट डिसाइड करिए कि 100 मेंबर पर मंथ मर रहे हैं। यदि 100 मेंबर्स पर मंथ की डेथ है, उसके बावजूद नंबर ऑफ स्पीसीज किस पे ज्यादा है, ये बी है, ये ए है। ये देखो बी के ऊपर ज्यादा स्पीसीज है, लेट सपोज 80 स्पीसीज, और यहां पे 60 स्पीसीज है ए के ऊपर। सो बी इज कंसिडर्ड टू बी लार्ज एंड ए इज कंसिडर्ड इज स्मॉल। अब यहां से आपको एक शॉर्टकट और बताता हूं मैं। शॉर्टकट क्या है, इमिग्रेशन का ग्राफ ऐसा होगा, स्टार्टिंग में ऊपर होगा, बाद में नीचे होगा। एक्सटिंक्शन का ग्राफ है वो स्टार्टिंग में नीचे होगा, बाद में ऊपर होगा। दूसरी चीज, जो ऊपर वाला ग्राफ होगा, देखो ये ग्राफ है ए का ग्राफ, तो ए का ग्राफ ऊपर है वो लार्ज है। इमिग्रेशन में जो ग्राफ ऊपर होता है वो लार्ज होता है। और एक्सटिंक्शन देखो, ये ग्राफ ऊपर है तो स्मॉल है। एक्सटिंक्शन में जो ग्राफ ऊपर होगा वह स्मॉल ग्राफ कंसीडर किया जाता है, मतलब वो स्मॉल ही होता है। ये हुआ हमारे पास में एक सिंपल सी चीज। ओके, और बात करते हैं अपन। आपसे एक ग्राफ और पूछा जा सकता है इस तरीके का, जिसपे एक सवाल भी बेस्ड है। ये ऐसे, यहां पर एक है एक्सटिंक्शन और यहां पर एक है इमिग्रेशन। अब आप समझ जाइए कि जो ग्राफ नीचे आ रहा है वो इमिग्रेशन का है। इस पे है नंबर ऑफ स्पीसीज और इस पे है इमिग्रेशन, इस पे है एक्सटिंक्शन। ठीक है, ऐसा है कुछ। अब
अब यहां पर हमें कुछ पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये पॉइंट है, जहां दोनों ग्राफ काटते हैं वहां आप देखो कितनी स्पीसीज का नंबर है। लेट सपोज कि मैं कह देता हूं यहां 50 स्पीसीज है। 50 स्पीसीज जब होती है तो आप इस ग्राफ को दोनों डायरेक्शन में मिलाओ तो आपको पता चलेगा कि इमिग्रेशन एंड एक्सटिंक्शन रेट तो बराबर आ गई। हमने इस थ्योरी के स्टार्टिंग में पढ़ा था डायनेमिक इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ इमिग्रेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, वो यही तो है। यानी ये आइलैंड ऐसा आइलैंड है जिस पे जब 50 स्पीसीज रहेगी तो इमिग्रेशन की रेट एंड एक्सटिंक्शन की रेट बराबर होगी। लेट सपोज 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ 20 है, तो इधर भी 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ 20 है। जब नंबर ऑफ स्पीसीज 50 होती है तो दोनों जगह पर 20 जो है वो रेट ऑफ इमिग्रेशन एंड एक्सटिंक्शन है। ओके, यहां एक और पॉइंट हम बनाएंगे, इस पॉइंट को कहते हैं डी पॉइंट, लास्ट में बनता है ग्राफ में नीचे। डी पॉइंट का मतलब है मैक्सिमम स्पीसीज दैट कैन लिव ऑन दैट आइलैंड, उसे कहते हैं डी। तो आप खुद देखो कि मैक्सिमम स्पीसीज कितनी है, एक नंबर आएगा ना। इस डी को कहते हैं साइज ऑफ स्पीसीज पूल, साइज ऑफ स्पीसीज पूल। स्पीसीज पूल की साइज क्या है? और जो 50 वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट रिप्रेजेंटिंग इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ स्पीसीज। समझ में आया ये ग्राफ? तो ये वाला ग्राफ इंपॉर्टेंट है। अब एक और ग्राफ की बात करते हैं। पर आपको इस तरीके से एक ग्राफ देंगे और इस ग्राफ में एक आइलैंड है, ये रहा, इस पे इमिग्रेशन की रेट, दूसरे आइलैंड के ऊपर इमिग्रेशन की रेट, एक आइलैंड है उसके ऊपर एक्सटिंक्शन की रेट, एक और आइलैंड है उसके ऊपर भी एक्सटिंक्शन की रेट, ऐसे करके, ठीक है। अब यहां पर एक तरफ है नंबर ऑफ स्पीसीज, ये इधर की साइड में इमिग्रेशन है, इधर की साइड में एक्सटिंक्शन है, ये तो बात अपनी करी हुई है पहले से। आपको इस ग्राफ में 4 पॉइंट बने हुए दिखेंगे, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। इनका कलर एक बार देख लीजिएगा, ग्राफ का काम आएगा ये। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा वाला ग्राफ है वो नियर का है, कौन सा वाला फार का है, कौन सा वाला स्मॉल साइज का है, कौन सा वाला लार्ज साइज का है। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, डिस्टेंस के बेसिस पे इमिग्रेशन रेट चेक करते हैं और साइज के बेसिस पे एक्सटिंक्शन चेक करते हैं, एक्सटिंक्शन। तो यहां दो ग्राफ जो इमिग्रेशन के हैं, जो नीचे आ रहे हैं, वो डिस्टेंस बताएंगे आपको, और जो दो ग्राफ ऊपर जा रहे हैं वो आपको एक्सटिंक्शन बताएंगे। एक बार आप दो ग्राफ पे ध्यान दो, कोई भी, या तो दोनों एक्सटिंक्शन वाले पे या दोनों इमिग्रेशन वाले पे। लेट सपोज मैं इस ग्राफ और इस ग्राफ पे ध्यान देता हूं, तो ये दो ग्राफ तो मैंने यहां भी तो बनाए अभी अभी, ये वाले। क्या रिजल्ट निकला इसका? ऊपर वाला है वो तो लार्ज होगा और नीचे वाला है वो स्मॉल होगा। जो लार्ज होता है उसे नियर कंसीडर करते हैं और इसे विथ कॉरिडोर कंसीडर करते हैं, विथ कॉरिडोर। जो लार्ज है वो नियर है और विथ कॉरिडोर है, और जो दूर है वो फार है और वो विदाउट कॉरिडोर है, विदाउट कॉरिडोर। तो यहां से हमको ये पता चला कि भाई नियर कौन सा है, ऊपर वाला। अब यदि आप इन दोनों को देखें तो ये दो ग्राफ एक्सटिंक्शन के हैं, इनमें जो ऊपर है वो स्मॉल है, जो स्मॉल होगा उसे फार कहेंगे
और जो फार होगा वो विदाउट कॉरिडोर होगा, विदाउट कॉरिडोर। ये माना जाता है ऐसा, आपको ऐसा ही मानना है, विदाउट कॉरिडोर। और जो लार्ज होगा वो नियर होगा, और जो नियर होगा वो विथ कॉरिडोर होगा। तो ये हुआ हमारे पास में कंक्लूजन। तो अभी मैं यहां पे लिख सकता हूं कि जस्ट अ मिनट, अभी मैं यहां पे आराम से लिख सकता हूं कि भाई ये वाला ग्राफ है, आइलैंड है वो नियर है क्योंकि ये लार्ज है ना, और ये वाला आइलैंड है वो फार है। उसके बाद में इधर वाला जो आइलैंड है वो स्मॉल है, ये आइलैंड स्मॉल है और ये है लार्ज। ये हम आसानी से बात कर सकते हैं यहां पे, ठीक है। अब आप सोचो कि जो ए पॉइंट है, पॉइंट ए, वो कौन से दो ग्राफ के कट करने से बनता है। ए पॉइंट बना है इधर तो स्मॉल और इधर नियर, तो ए आइलैंड है वो स्मॉल एंड नियर है। उसके बाद में जो बी आइलैंड है, बी आइलैंड एक तो लार्ज वाले ग्राफ से बना है, एक ये स्मॉल वाले से बना है। तो जो बी आइलैंड है वो लार्ज एंड नियर है, सॉरी, लार्ज एंड नियर। अब सी को देखो, सी बना है पर्पल, ये जो स्काई ब्लू कलर है उससे, तो स्काई ब्लू कलर कहाँ जा रहा है, लार्ज के ऊपर। सी आइलैंड है वो लार्ज है, लेकिन दूसरी साइड देखो सी के फार है, ये लार्ज भी है ये फार भी है। और डी देखिए, डी है वो स्मॉल है एंड फार है, स्मॉल भी है एंड फार भी है। तो आपसे ये सारी चीजें जो है वो आसानी से पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर, ये आप जरूर करें। ठीक है, अब वापस बात करते हैं अपने उन क्वेश्चंस की जो हम स्टार्टिंग में चर्चा कर रहे थे। हमारा पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें ए बी सी डी क्या है। अभी अपने को पता चल गया, ए इमिग्रेशन है, बी एक्सटिंक्शन है, सी इक्विलिब्रियम है और डी है स्पीसीज पूल साइज, मैक्सिमम स्पीसीज। सिंपल है ना ये क्वेश्चन, बिल्कुल से। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर हमको ये कहा है कि ये जो डॉटेड ग्राफ है, द ग्राफ इलुस्ट्रेटेड टू लाइंस दैट रिप्रेजेंट इमिग्रेशन, ये तो लाइन है इमिग्रेशन की और ये लाइन है एक्सटिंक्शन की, हमको पता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द आइलैंड, इस आइलैंड के लिए क्या ट्रू है। अब यहां पर ये वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा स्टार मार्क टाइप का क्वेश्चन है, इसको देखकर क्या बताओगे कि कैसा है ये। बट हाँ, मुझे यहां पर यह समझ में आ रहा है कि इसमें यदि हम इमिग्रेशन और एक्सटिंक्शन की बात करें तो इमिग्रेशन ज्यादा रहा है, इमिग्रेशन ज्यादा रहा है तो ये क्लोज है, बट क्लोज है तो वेरी स्मॉल तो नहीं हो सकता। फार है बट लार्ज नहीं हो सकता, क्लोज टू द मेनलैंड एंड वेरी लार्ज, ये एक सूटेबल सा आंसर है। बाकी ये क्वेश्चन स्टार मार्क है, मैं आपको पहले बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकॉथर विल्सन इक्विलिब्रियम थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सी बात है वो सही है। मैकॉथर ये कहते हैं कि लार्ज आइलैंड होगा और क्लोज होगा कॉन्टिनेंट के, तो उसके ऊपर ज्यादा स्पीसीज होंगी एज कंपेयर टू स्मॉल एंड आइसोलेटेड, बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा है स्मॉलर आइलैंड एंड आइलैंड फार फ्रॉम द कॉन्टिनेंट आर एक्सपेक्टेड टू हैव मोर स्पीसीज, बिल्कुल गलत बात है ये तो। स्मॉल आइलैंड पे मोर स्पीसीज कैसे होगी। स्मॉलर आइलैंड एंड आइलैंड क्लोजर टू कॉन्टिनेंट आर एक्सपेक्टेड टू हैव मोर स्पीसीज, स्मॉलर क्यों, लार्जर पे ज्यादा होगी। और चौथा कह रहा है मोर स्पीसीज ऑन ऑल आइलैंड इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, बिल्कुल गलत बात है, ऑप्शन नंबर 1 ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप ये बताइए कि नॉट ए प्रेडिक्शन अराइजिंग आउट ऑफ द विल्सन मैकॉथर थ्योरी,
कौन सा नहीं है प्रेडिक्शन? चलिए कमेंट करिए। पहला, नंबर ऑफ स्पीसीज शुड इंक्रीज विथ साइज और एरिया। ये तो स्पीसीज एरिया हाइपोथेसिस बोल रही थी, ये तो सही है। दूसरा, नंबर ऑफ स्पीसीज शुड डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स पूल। ये स्पीसीज डिस्टेंस हाइपोथेसिस है, ये भी सही है। टर्नओवर ऑफ स्पीसीज शुड बी कॉमन एंड फ्रीक्वेंट, यानी कि कोई भी स्पीसीज है वो बहुत जल्दी से एक्सटिंक्ट हो जाती है और सारी स्पीसीज सेम रेट से एक्सटिंक्ट होती है। गलत बात। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर 3। चौथे में क्या लिखा है? स्पीसीज रिचनेस ऑन एन आइलैंड शुड बी रिलेटेड टू इट्स एवरेज डिस्टेंस टू द नेबरिंग आइलैंड। बिल्कुल सही बात है। किसी भी आइलैंड पे कितनी स्पीसीज होगी ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि नेबरिंग आइलैंड से क्या डिस्टेंस है। पास में है तो ज्यादा स्पीसीज आ सकती हैं, दूर है तो कम स्पीसीज आएंगी, है ना। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन एन आइलैंड रिप्रेजेंट ए बैलेंस कब होगा? जब रिसोर्स कंजप्शन एंड रेट एंड प्रीडेशन रेट के ऊपर होगा, बर्थ रेट एंड डेथ रेट पे होगा, कॉलोनाइजेशन रेट एंड एक्सटिंक्शन रेट। तो कॉलोनाइजेशन का मतलब इमिग्रेशन रेट एंड एक्सटिंक्शन रेट के ऊपर होगा। नेक्स्ट देखिए, दो आइलैंड है ए एंड बी, लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली 180 एंड 100 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द मेनलैंड। मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि ये मेनलैंड है, इस मेनलैंड से एक आइलैंड है वो 180 किलोमीटर है और एक आइलैंड है वो 100 किलोमीटर है। ठीक है, ये 100 किलोमीटर है। अब कह रहा है कि जो ए आइलैंड है वो 160 स्क्वायर फीट का है, 160 स्क्वायर किलोमीटर का है, और बी आइलैंड है वो 220 का है। अब बताओ ज्यादा स्पीसीज कहां होगी? नंबर ऑफ स्पीसीज बी पे ज्यादा होगी, एक्सटिंक्शन ए पे ज्यादा होगा। सिंपल सा थ्योरी है अपना। नेक्स्ट, ये ग्राफ दे रखा है, जैसे जैसे फ्रेगमेंट एरिया बढ़ता है वैसे वैसे नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ेगा। तो एक तो ए ग्राफ सही हो गया। जैसे जैसे डिस्टेंस टू द नियरेस्ट फ्रेगमेंट बढ़ेगी वैसे वैसे नंबर कम होगा स्पीसीज का। तो ए एंड डी आर द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, आप सॉल्व करिएगा। तो चलिए, ये है हमारे पास में थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। तब तक यदि आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप आरपीएससी के साथ साथ दूसरे किसी स्टेट के पीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। और सीएसआईआर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है तो ऐप के ऊपर अवेलेबल है, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा एग्ज़ाम में कैसे टेस्ट देते हैं। चलिए, थैंक यू।